नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोटद्वार भावर के लोगों के लिए सोमवार का दिन राहत भरी खबर लेकर आया। मालन पुल का निर्माण पूरा होने के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पुल का लोकार्पण कर दिया, जिससे करीब 2 साल से चली आ रही परेशानी से लोगों को निजात मिली। पुल के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहां आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वे नहीं पहुंचे। उन्होंने जनता इंटर कॉलेज से आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। सोमवार सुबह पुल पर पूजा अर्चना के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रिबन काटकर पुल का आवागमन शुरू करा दिया, जिससे भावर के साथ ही हरिद्वार और लालढांग क्षेत्र के लिए यात्री और अन्य वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई। मैं इस अद्वितीय कार्य के लिए सभी अभियंताओं को, निर्माण एजेंसियों को, हमारे सभी श्रमिक भाइयों को और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सेतु को योजनाबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया है। मुझे पूरा विश्वास है ये सेतु न केवल क्षेत्रवासियों के लिए सुगम आवागमन का माध्यम बनेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। और मुझे भली भांति याद है आपदा के समय में जब बड़ी भीषण आपदा वहां पर आई थी, पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय रितु जी ने लगातार प्रयास किया और मैं भी उस समय वहां पुल के समीप पहुंचा था। तभी हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस पुल को जरूर हम लोग जल्दी से जल्दी बनाएंगे। और इसके लिए मैं विशेष रूप से आपकी विधायक रितु जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जितनी बार मैं सच बता रहा हूं, शायद इतनी बार इन्होंने मुझे कभी किसी दूसरे काम के लिए नहीं कहा। जब मिलती थी मुझे कहती थी मालन का पुल कब बनेगा, मालन के पुल के लिए पैसा कब आएगा। मैंने कहा पैसा भी दे दिया, आप तो जितनी जल्दी से जल्दी बनना है वो हमारे अभियंता बनाएंगे। लेकिन मैं कहता था आप लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, जल्दी बन जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे कहती थी कि आप भी कह दीजिए, एक बार आप भी कह दीजिए। और अनेकों बार उन्होंने मुझे मालन नदी के पुल के बारे में बताया। आज मैं सच में मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है कि सिद्धबली बाबा की कृपा से आज ये काम जो बहुत आवश्यक काम था वो काम आज पूरा हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं उनके सहयोग से आज हमारा प्रदेश नित नए आयाम प्राप्त कर रहा है, विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। संपूर्ण प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क, पेयजल, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इस क्रम में कोटद्वार के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। कोटद्वार में जहां एक और नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 135 करोड़ रुपए की लागत से नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहीं कोटद्वार में 691 करोड़ की लागत से 4 लेन बाईपास का निर्माण कार्य कराने के साथ ही कोटद्वार नजीबाबाद 2 लेन सड़क निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर सड़क को 2 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कोटद्वार रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। साथ ही सिद्धबली कोटद्वार से दिल्ली के लिए नई ट्रेन सेवाएं भी शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त कोटद्वार बस स्टैंड, टर्मिनल, आयुष अस्पताल, नए केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि रितु जी ने पिछले दिनों काफी दिनों से लगातार वो प्रयास कर रही थी कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य जल्दी यहाँ पर प्रारंभ हो। और हमने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर जो भूमि थी वो भूमि भी तुरंत हस्तांतरित कर दी। और हमने कहा कि कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय बनना है, उसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार कोटद्वार का जो बस टर्मिनल है यह भी एक बहुत अच्छा टर्मिनल बनना चाहिए। मैं शुरू से मानता हूं कि हमारा यह भी कोटद्वार भी एक, चाहे हमारी चारधाम यात्रा हो या अन्य यात्राएं हो, आने वाले समय में हमारा चाहे सतपुली की ओर से नयार नदी पर बनने वाला जो हमारा बांध है वह भी, उसका भी निर्माण हो रहा है, झील का निर्माण हो रहा है। और ऐसे अनेक काम पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे हैं। तो कोटद्वार उसका मुख्य केंद्र बिंदु बनेगा।
यहाँ पर एक अच्छा बस टर्मिनल होना चाहिए जिसमें लोग दूर से आकर यहाँ पर कुछ देर आराम भी कर सकें, कोई मनोरंजन का साधन है, बच्चों के साधन हो। उस हेतु मैंने स्वयं परिवहन विभाग को निर्देशित किया है कि अच्छे से अच्छा बस टर्मिनल यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। नैनीताल और तराई क्षेत्रों में हुई चोरी की घटना में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बाइक चोरी करके जंगलों में छिपाकर रखते थे। वहीं पुलिस आरोपियों के पास से चोरी की कई बाइक बरामद की है। वहीं एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बाइक चोरी का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस इनसे यह पता लगाने में जुटी है कि ये आखिर किस गिरोह के लिए काम करते हैं और कहां से ये बाइक बेचते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नैनीताल और तराई क्षेत्रों से ये लोग सड़कों पर खड़ी बाइकों को उठाकर ले जाते थे और जंगल में छिपा देते थे और मौका देखकर इन बाइकों को बेचते थे। कोतवाली पुलिस पिछले कई दिनों से इनके पीछे लगी थी और अब जाकर कामयाबी मिली। पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत की और एफआईआर पंजीकृत करने के बाद में जो सीसीटीवी डाटा जो डंप है और कुछ मुखबिरों की सूचना के आधार पर कुछ संदिग्ध लोग जो है पुलिस के राडार पाए। मल्लीताल पुलिस ने कंटिन्यूस इन लोगों का पीछा किया। इसमें 2 लोग जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से टोटल 9 बाइकें बरामद हुई है। 4 मल्लीताल क्षेत्र की है, 5 अलग बाइकें इन्होंने रामनगर और बाजपुर और अलग तराई क्षेत्र से उठाई है। उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में एफआईआर लिखी गई है या क्या मामला है। इसके साथ ही ये जो दोनों अभियुक्त इनमें से एक नैनीताल का रहने वाला है, एक बाजपुर का रहने वाला है। तो ये लोग नीचे के क्षेत्र से और पहाड़ी क्षेत्र दोनों जगह से इस तरीके की घटनाएं करते थे। ये जो मल्लीताल पुलिस ने शानदार काम किया है, इसके लिए टीम को मेरी तरफ से 2,500 रुपये का इनाम दिया गया है। साथ ही ये लोग कहाँ बाइक बेचने वाले थे, उनके साथ में कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में। इनके पास से 9 बाइकें बरामद हुई है। तो हम इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को देख रहे हैं, ये किन लोगों के संपर्क में है या किसी और गैंग के साथ इनका कोई जुड़ाव तो नहीं है, उस मामले में भी हम काम कर रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां हत्या के मामले में खानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के मामले की गुत्थी को मात्र 48 घंटे में सुलझा दिया है। आपको बता दें कि बीती 23 मई की रात को खानपुर के हस्तमौली गांव में अज्ञात लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। वहीं पुलिस जांच में पाया गया कि ये पूरा मामला पारिवारिक कलह का हो सकता है। वहीं पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक के बड़े बेटे सूरज और मृतक के बीच लगातार झगड़ा होता था। मृतक शराब का आदी था, जिससे परेशान होकर बड़े बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। रात्रि और 24 की अर्ली मॉर्निंग हस्तमौली गांव खानपुर थाने के अंतर्गत मलखान सिंह जो घर के बाहर सो रहे थे, उनकी गोली उसके सीने पर गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये पुलिस के संज्ञान में जब ये मामला आया था, पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम के माध्यम से और हमारी थाना पुलिस एसपी ग्रामीण खुद मौके पर गए थे। तो वहाँ जाके जो घर के क्वेश्चंस के बारे में और क्योंकि ये मृतक घर के बाहर सो रहा था, इसको लेके गांव में असुरक्षा का भी एक माहौल बन गया था। उसको देखते हुए पुलिस ने, क्योंकि इसको शीघ्र खुलासे की पुलिस को उम्मीद भी थी और पुलिस इस दिशा पर लगातार काम कर रही थी, तो पुलिस ने 2 चीज़ों पर इस पर ध्यान दिया। एक तो जो मृतक है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, दूसरा उसकी कोई रंजिश तो नहीं चल रही, उसके बारे में भी पुलिस ने लगातार जो पूछताछ अपनी करी। मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से जो हमारा मुख्य संदेह था वो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ही लगातार चल रहा था। तो इस क्रम में पुलिस के द्वारा जब परिजनों से लगातार पूछताछ की गई, तो मृतक का जो बड़ा बेटा सूरज, उसके क्रियाकलापों के बारे में पुलिस के ने लगातार उससे पूछताछ जब की गई, तो ये बात प्रकाश में आई कि जो सूरज है वो उसका अपने पिता से लगातार मनमुटाव चल रहा था और क्योंकि वो सोशल मीडिया में लगातार कुछ इस तरीके की चीज़ें अपलोड कर रहा था, उसको भी पुलिस ने संज्ञान में रखा था। जब अभियुक्त से पूछताछ की गई, इसके द्वारा घटनाक्रम को स्वीकार किया गया, अपने पिता की हत्या करना इसने स्वीकार किया और जिस असलहे से इसने हत्या की थी वो भी पुलिस को इसने रिकवर कराया। पूछताछ में इसने ये भी बताया कि अपने पिता से इसका लगातार कई समय से मनमुटाव चल रहा था और अपने पिता को क्योंकि उसके पिता कुछ काम नहीं कर रहे थे और लगातार शराब पीने के वो आदी थे, इसको लेके इनके घर में लगातार झगड़ा चलता था और इसके साथ भी ये झगड़ा कंटिन्यू चल रहा था।
उस दिन भी घटना के दिन भी इसका पहले अपने पिता से झगड़ा हुआ था। रात के समय जब मृतक बाहर आंगन में सो रहा था तो इसके द्वारा जो असलहा है उससे अपने पिता पर फायर करके उस असलहे को इसने गन्ने के खेत में छुपा दिया था। पुलिस ने उस असलहे को भी इससे रिकवर किया है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इसमें अन्य लोग भी अगर कोई शामिल है, इसको भी हम बहुत डीपली पूछताछ कर रहे हैं। आगे जो भी इसके परिणाम। खबर रामनगर से है, जहां देर रात एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी रामनगर पहुंचे। वहीं वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया कि मृतक बबलू जो रविवार को कुछ मेहमानों को लेकर एक होटल में आया था। बताया जाता है कि कुछ देर बाद जब उसके साथ आए मेहमानों ने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो उसका फोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद मेहमानों ने बबलू की खोजबीन शुरू की तो होटल की कुछ दूरी पर वह लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। इसके बाद उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत होता है। फिलहाल मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। कल रात एक मेमो प्राप्त हुआ था अस्पताल से, उसके जिसमें ये बताया गया था कि एक ब्रॉड डेड मेमो आया है। उसमें जब जांच की गई है तो एक बबलू पुत्र भरत सिंह निवासी शाहजहाँपुर का एक व्यक्ति है जो किसी गेस्ट को लेके यहाँ एक होटल में आया था, और जब गेस्ट ने उससे संपर्क किया तो उसकी जब फ़ोन नहीं उठा तो ये पता चला कि उसकी डेथ हो गई है, जिससे वो अस्पताल ले गए थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसका दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई है। पंचायतनामा भर दिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़े केस में 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 3 पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है। विधायक पर भतीजी के पति को पीटने का आरोप था, जिसे सही मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आदेश चौहान हरिद्वार जिले से बीजेपी विधायक हैं। विधायक आदेश चौहान पर दोष सिद्ध हो गया है। कोर्ट ने विधायक और भतीजी दीपिका के साथ अन्य 4 को दोषी करार दिया है। मामले में 3 पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद हैं, जिसमें एक कर्मचारी की पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस के 2 जवान दिनेश और राजेंद्र को भी सजा हुई है। कॉर्बेट पार्क और सीतावनी के साथ ही अब कालाढूंगी स्थित कॉर्बेट फॉल भी पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट बन गया है। साल दर साल बढ़ रही पर्यटकों की तादाद इसकी तस्दीक कर रही है। घने जंगल में प्रकृति के शांत और सुरम्य वातावरण के बीच पहाड़ से गिरता झरना अपने आप में रोमांच पैदा करता है। झरने को देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। हर साल गर्मियों में सैलानियों की तादाद कालाढूंगी कॉर्बेट फॉल में बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में यहाँ आकर सैलानी ठंडे वातावरण का आनंद लेते हैं। वन विभाग द्वारा बनाए गए प्राकृतिक स्विमिंग पूल का भी सैलानी पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। टूरिस्ट मतलब अच्छा है, गेस्ट अच्छे हैं। मुरादाबाद, दिल्ली, राजस्थान, अहमदाबाद यहाँ के लोग आ रहे हैं, अच्छा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। लोकल मतलब अपनी जैसे यहाँ पे के झरना आपने देखा ही। बाकी हमारे पास एडवेंचर के लिए फॉरेस्ट विभाग के इको टूरिज्म के हिसाब से फॉरेस्ट विभाग ने ही अपना एडवेंचर वो कर रखा है, जिसमें यहाँ पे क्या कमांडो नेट, बम्मा बीच, एयर साइकिलिंग और जिप लाइन है। इसका भी बेस्ट है, मतलब गेस्ट सारे एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी मात्रा में भीड़ है, पर्यटक अच्छा है। तो अभी और चाहे तो इसे और बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। आप लोगों के द्वारा ही आप लोग उन चीज़ों को कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बेस्ट। अपनी फ्रेंड के साथ में आई थी मैं, और बहुत ही अच्छा लगा। सब बहुत अच्छा है, मतलब झरने वगैरह सब, बहुत पानी वगैरह, और यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे से हुई। यहाँ का स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है और मैंने बहुत एंजॉय किया। करी थी बच्ची आई थी हमारे साथ उसमें, और हमने ये कमांडो वाली करी थी। तो थोड़ा डर लगता है, बट बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बाद में आपको बहुत अच्छा फील होता है। डिंकल चौधरी। खबर हरिद्वार से है, जहां जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। सोमवार को जिला पंचायत कार्यालय सभागार में हुई बोर्ड मीटिंग में सभी पंचायत सदस्यों समेत जिलाधिकारी, सीडीओ और तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर कई योजनाओं पर चर्चा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी किरण ने जानकारी दिखाई।
पिछली मीटिंग में करीब 80 करोड़ का बजट पास किया गया था। इस बार विकास योजनाओं के कई प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि इस बार विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों की सफाई और उनके संरक्षण को लेकर चर्चा हुई है। अगले 1 साल में सभी तालाबों की सफाई कराई जाएगी। बात होकर आगे इस जनपद को जो गांव के एरिया है उसे डेवलपमेंट कैसे अच्छे तरीके से करे जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम किस तरीके से दी जाए, हर एक बिंदु पर बात हुई। कितने प्रस्ताव? जो समस्या गांव में आज की तारीख में आ रही है, तालाब पानी से लबालब भर रहे हुए हैं। जो हमारा तालाब का वाटर लेवल है वो हमेशा घटता जा रहा है। उसके लिए भी अब जिला पंचायत उस काम को अगले 1 साल में बहुत तरीके से अंजाम दे देंगी। जितने भी हमारे तालाब है वे जो उनके अंदर कूड़ा कचरा पॉलीथीन इस सब जम गए और पानी अंदर नहीं जा रहा है, जब उनकी सफाई होगी। लोनी के रहने वाले जीवन चंद्र जोशी की कहानी प्रेरणादायक है। जीवन चंद्र जोशी पहाड़ की निजीर वस्तुओं में अपनी कला से उसमें जाल डालने का काम करते हैं। जीवन चंद्र जोशी की इस कला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करते हुए जीवन चंद्र जोशी की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में अपनी तारीफ सुनकर जीवन चंद्र जोशी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जीवन चंद्र जोशी के इस उपलब्धि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने उनके सेंटर पर पहुंचकर उनको बधाई दी। अजय भट्ट ने कहा कि जीवन चंद्र जोशी जी को जो भी समस्या है उसको सरकार द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी के कटघरिया निवासी 65 वर्षीय जीवन चंद्र जोशी अपनी शारीरिक असमर्थता को कभी अपनी ताकत पर हावी नहीं होने दिया और आज वो एक ऐसी कला में माहिर हैं जिसे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सराहा जा रहा है। जीवन चंद्र जोशी भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें चीड़ के बगैट यानी चीड़ की पेड़ की सूखी छाल पर काम करने के लिए भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सीनियर फेलोशिप से नवाजा जा चुका है। यह उपलब्धि न केवल उनकी कला को मान्यता देती है बल्कि एक मिसाल भी कायम करती है कि सच्ची मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन चंद्र जोशी पोलियो से पीड़ित है, बचपन से ही चलने फिरने में असमर्थ रहे, लेकिन वो अपने हौसले की ऊंची उड़ान की बदौलत आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ दूसरे के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं। है 2.5 साल की उम्र से जो पोलियो ग्रस्त हों, चल फिर नहीं सकते हों, माता पिता सोचते थे जीवन कैसे निकलेगा, लेकिन जोशी जी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे ऊपर आते गए, जीवन आगे बढ़ता गया, तो आपने संकल्प लिया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। और आज मोदी जी ने जो प्रेरणा दी है देश को, यही है कि अपने पैरों पर हम हर क्षेत्र में खड़े होंगे। बेरोजगारों के लिए भी एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर दिया है कि शरीर काम नहीं करता है नीचे का, हाथ भी बड़ी तकलीफ देते हैं, उसके बावजूद उन्होंने जो चीड़ का बगट होता है उसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में चीड़ का बगट, ये उस पर ये शेप दे दिया। अब आप बताइए, चीड़ का बगट अगर आप देखेंगे आप कहेंगे उसका हो ही नहीं सकता, लेकिन ये शेप देखिए घड़ी जैसी बना दी, देखने लायक चीज़ है। और यहीं के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा जिले के गल्ली क्षेत्र के, जहाँ के देश के बड़े नेता हमारे, आप जानते हैं, साइंटिस्ट और हम सब के लिए आदर्श हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। उन्हीं के गांव से आपका गांव भी आता है, वहीं साथी गांव के रहने वाले हैं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा आज देखने को कम मिलती है। बड़ी उपलब्धि है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री उतने बड़े मंच से मेरी तारीफ करें, उन तक मेरी बात मेरा काम पहुंचा और उन्होंने मेरी तारीफ करी, ये मेरा सौभाग्य है। और आगे भी प्रयास करूंगा कि एक अच्छा काम उनकी नज़र में ला सकूं। मैं तो करीब 30-35 साल से इस काम को कर रहा हूं और आगे भी कर रहा हूं। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीनियर फेलोशिप मेरे को मिल चुकी है और अब मेरा प्रयास ये है कि मैं एक ट्रेनिंग सेंटर खोल करके कुछ लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे करके रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए इनको जोड़ूं। और आर्थिक स्थिति थोड़ा सा दयनीय होने के कारण मैं ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोल पा रहा हूं, परंतु प्रयासरत हूं। एक छोटा सा अपने ही भवन में छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, जिसमें 2-4 लोगों को कभी कभार सिखा देता हूं।
खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए सीडीओ ने बताया कि हर सोमवार की तरह इस बार भी जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुना गया है। इस दौरान कुल 113 शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कुछ शिकायतों का निस्तारण उसी दौरान कर दिया गया और कुछ शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग को जल्द से जल्द समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मिली शिकायतों में सबसे ज़्यादा जमीन से जुड़े विवाद और नगर निगम से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। जैसा कि आपको पता ही है, जो हम हर सोमवार को ये जनता दरबार हम लगाते हैं ताकि जितनी भी हमारे नागरिक हैं और जो देहरादून से रिलेटेड जिनकी भी शिकायत है उनका हम त्वरित तौर पर निस्तारण कर सकें। तो उसी क्रम में आज जो 113 हमारे शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो अधिकांश का हमने कोशिश करी कि मौके पे निस्तारण हो जाए। कुछ शिकायतें हैं जो थोड़ी लॉन्ग टर्म है, जिनमें जैसे फील्ड से रिलेटेड है, तो वो संबंधित हमने जो एसडीएम्स हैं और जो संबंधित विभाग है उनको भेज दी है और जो नेक्स्ट वीक है उससे पहले वो हमको रिपोर्ट दे देंगे और कोशिश करेंगे कि सभी शिकायतें जल्द से जल्द निस्तारण हो जाए। हर बार देखा था शिकायतें रहती हैं, इस बार आज के दिन कौन सी ज़्यादातर शिकायतें जो प्राप्त हुई? लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड ही अधिकतर शिकायतें आज भी हमको प्राप्त हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्बन एरिया है, लैंड के इश्यूज़ थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो उसी क्रम में ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो उसी को हमने कोशिश करी है कि संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को हमने निर्देशित कर दिया है और नगर निगम से रिलेटेड भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो वो भी हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं, तो इसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।